नमस्कार, मैं राहुल सिंह एडवोकेट। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस हमारी कंट्री में एक माना गया है कि एक आदमी उसकी ड्यूटी है कि वो अपने वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स को जो डिपेंडेंट हैं उस पर उनको मेंटेन करे, उनका खर्चा उठाए। अब हमारे कंट्री में एक नहीं बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे वाइफ और बच्चे अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बच्चे मतलब माइनर बच्चे। अब दिक्कत यह है कि इतने सारे एक्ट हैं कि उसके अंदर अलग अलग प्रोसीजर हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी लगती हैं। कई में जो वाइफ्स हैं वो एक नहीं कई सारी एप्लीकेशन लगाती है अलग अलग एक्ट के अंदर। हालांकि उसका राइट है कि वो इसमें भी मेंटेनेंस मांग सकती है, उस एक्ट में भी मेंटेनेंस मांग सकती है। ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जिसके अंदर वो मेंटेनेंस मांग सकती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्पेशल मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी में एक सेक्शन है जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया हुआ है, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब ये सारे एक्ट हैं जिसके अंदर वाइफ्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। हर एक का अलग है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप जैसे कि कोई अलग अलग रिलीजन के जब आपस में शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें एक सेक्शन है जिसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ। हिंदू अडॉप्शन और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न्स हैं वो हिंदूज़ के लिए हैं, मतलब जो हिंदू, जैन, बुद्धिज़्म या सिखिज़्म को फॉलो करते हैं वो इसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके अंदर भी कोई भी महिला इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन शी बिलोंग्स टू शी कैन क्लेम दी मेंटेनेंस। वो इसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है बावजूद इसके कि वो किसी भी धर्म की है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो इसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही हैं, इतने सारे एक्ट हैं, अलग अलग प्रोसीजर हैं। एक जो वाइफ है वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम फाइल करती है, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम फाइल करती है। अपना राइट यूज़ करते हुए वो हिंदू मैरिज एक्ट जब वो डिवोर्स के लिए जाती हैं तो उसके अंदर भी फाइल करती हैं। तो इन सब से केसेस डिले ही होता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है, उस मेंटेनेंस को इन्फोर्स कैसे किया जाए। अगर 2-3 केस में अलग अलग मेंटेनेंस है तो कौन सी मेंटेनेंस, हमारी सारी मेंटेनेंस एक साथ चलेगी या सेट ऑफ होगा, इन सब जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू बिल्कुल क्लियर कर दिया और दूर कर दिया। और जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया के सबको डायरेक्शंस दी हैं कि जो जजमेंट में हमने डायरेक्शन गाइडलाइंस वो इशू की हैं, जो दी हैं, आपको उसी को फॉलो करना है। उसके अंदर जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी कमियां थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई है और उसको एक सरल बना दिया गया है, ईजी बना दिया गया है। आइए देखते हैं वो क्या गाइडलाइंस हैं जो अब आप अगर आप मेंटेनेंस केस फाइल करते हैं तो वो फॉलो होगा। आइए देखते हैं। पहली जो डायरेक्शन है वो है इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन मतलब जब एक से ज़्यादा केस फाइल हुए होते हैं, कई बार होता है कि अपना राइट यूज़ करते हुए जो वाइफ है वो एक से ज़्यादा क्लेम मेंटेनेंस फाइल करती हैं अलग अलग एक्ट्स के अंदर, अलग अलग लॉ के अंदर। जैसे वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी फाइल कर सकती हैं, एचएमए के अंदर भी फाइल कर सकती हैं। तो इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जब भी ऐसी कोई केस फाइल करेंगे तो जो एप्लीकेंट है यानी फाइल करने वाला जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसको अपना अगर उसने पिछला कोई लीगल मेंटेनेंस केस फाइल किया था तो वो उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। और ये भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि अगर उसमें कोई मेंटेनेंस बंदा था तो कितना मेंटेनेंस वो ले रही हैं, ताकि कोर्ट ये डिसाइड कर सके, इस पॉइंट को कंसीडर कर सके कि अगर पहले से ही मेंटेनेंस बंदा हुआ है प्रीवियस प्रोसीडिंग में तो उसमें वो एडजस्ट कर सके प्रीवियस मेंटेनेंस को या सेट ऑफ कर सके उस अमाउंट को। इन जो गाइडलाइन डायरेक्शंस हैं वो लेके है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब जब तक कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है इंटरिम मेंटेनेंस आपको बांध दी जाती है कि तब तक आपको खर्चा मिलता रहे। मेंटेनेंस का पर्पज़ यही होता है कि जब तक केस चल रहा है इमरजेंसी में एक मेंटेनेंस बांध दी जाए ताकि जो वाइफ है उसको कोई दिक्कत ना हो, जब तक केस चल रहा है उसके पास खर्चे के पैसे मिलते रहें। अब सिचुएशन ये आ रही थी कि जो वाइफ हैं वो ज़्यादातर अपनी जो एप्लीकेशंस हैं यानी प्लीडिंग्स हैं उसमें बढ़ा चढ़ा कर अपना जो है सब खर्चे का जो एस्टिमेशन है वो बढ़ा चढ़ा के दिया जाता था। और जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो भी अपनी सही से इनकम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। तो इससे दूर करने के लिए इस चीज़ को, ताकि कोई बढ़ा चढ़ा के अपनी प्लीडिंग्स में न लिखे और जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो भी कुछ
जो अपनी इनकम है एक्चुअल बताए या पता लग सके उसके एक्चुअल इनकम का, सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मेट जारी किया जिसको फॉलो करना पड़ेगा। वो था एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो दोनों पार्टियों को कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। मतलब जब आप प्लीडिंग फाइल करेंगे एप्लीकेंट, तो वो इसके साथ एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी फाइल करेंगी। और जो हस्बैंड है उसको 4 वीक्स के अंदर ही उसका रिप्लाई फाइल करना है और उसको भी अब एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ फाइल करनी है। और इसमें अगर हस्बैंड जो एफिडेविट है वो गलत फाइल करता है या वाइफ गलत फाइल करती है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है एज़ पर द लॉ। ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है, इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए एफिडेविट फाइल करना डिस्पेंस कर दिया गया है, यानी वो एग्जम्प्ट है। वो चाहे तो वो फाइल नहीं कर सकते, जो EWE के अंदर आते हैं। और जो एप्लीकेशंस होगी, ये भी डायरेक्शन है कि इसे जल्दी से जल्दी फास्ट पेस पे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। यानी कोशिश ये करनी है कि 4 से 6 महीने के अंदर कोर्ट्स इन जो इंटरिम एप्लीकेशन आई मेंटेनेंस की, उसको 4 से 6 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दे, मतलब डिस्पोज ऑफ करे, उसमें ऑर्डर दे दें। मेरिट्स पे जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको मेरिट्स में जाने से पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों पार्टी आपस में मिलके अपना सेटलमेंट कर लें जो भी उनका डिस्प्यूट है, ताकि वो मामला जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। और ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि पहले आपको मीडिएशन करवाना है। मीडिएशन मतलब आपस में बैठ के वो आपस में बातचीत करके अपने डिस्प्यूट को ख़त्म कर लें। अगर उनका सेटलमेंट फेल होता है तब ये केस मेरिट पे ले जाएगा और तब ये प्लीडिंग चलेगी, और उसके बेसिस पे ही जो एफिडेविट आप फाइल करेंगे कोर्ट एनालाइज करेगी और उसके बेसिस पे ही वो इंटरिम मेंटेनेंस बांध देगी। यानी रिस्पोंडेंट को ऑर्डर करेगी, जो भी उस कोर्ट को ठीक लगेगा प्लीडिंग्स देख के सफिशिएंट या रीजनेबल मेंटेनेंस वो बांधेगी। अब आता है इसके बाद पेमेंट ऑफ परमानेंट एलिमनी। मतलब कि परमानेंट एलिमनी का मतलब कि एक इंटरिम मेंटेनेंस है कि जब तक आपकी प्लीडिंग चल रही है। परमानेंट एलिमनी है जब कोर्ट परमानेंटली ये फिक्स कर देगा कि इतनी जो मेंटेनेंस है वो वाइफ को लाइफ के लिए देनी है, या किसी केस में होता है कि लमसम देनी है। जो भी परमानेंट एलिमनी है उसको कैसे करना है, उसके लिए भी डायरेक्शन और गाइडलाइंस हैं। आइए देखते हैं क्या गाइडलाइंस हैं और डायरेक्शंस हैं। परमानेंट एलिमनी में कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जो पार्टीज़ हैं वो एविडेंस लीड कर सकती हैं, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, जैसा भी उनको ठीक लगे। और कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स या जो उनकी एविडेंस है उसके ऊपर बेसिस पे एक रीजनेबल परमानेंट एलिमनी बनाएंगी। लेकिन कोर्ट ये भी ध्यान देगी जो मैरिज का ड्यूरेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि जो कंटेस्टिंग जो हस्बैंड है यानी रिस्पोंडेंट है वो लाइफ टाइम वाइफ को एलिमनी देता रहे। तो सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए कि जो मैरिज की जो ड्यूरेशन थी वो कितना था उसको भी कंसिडर करेगी कोर्ट। इसके बाद अगर वाइफ के साथ बच्चे रह रहे हैं, कस्टडी वाइफ के पास है बच्चों की, तो बच्चों के आगे उनकी एजुकेशन, उनकी शादी का खर्चा, ये सब भी ध्यान में रखते हुए एलिमनी को कोर्ट उसी हिसाब से ऑर्डर पास करेगी। और अगर बच्चे के फेवर में आइदर ऑफ द स्पाउस ने जो इन्वेस्टमेंट की है या उस ग्रैंड पेरेंट्स से इन्वेस्टमेंट मिली है या ट्रस्ट है, जो भी उसके फेवर में है, उस सब को पॉइंट्स को कंसीडर करके ही वो एक परमानेंट एलिमनी का ऑर्डर पास करेगी। इसके बाद आता है जिसमें गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने की है कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए भी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दी है। चलिए देखते हैं वो क्या गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हैं। जो क्वांटम मेंटेनेंस है इसका पर्पस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ यही है, इंश्योर करना कि जो डिपेंडेंट स्पाउस है वो किसी बुरी हालत में ना रहे, उसका जो गुजारा है वो अच्छे से रहे, अच्छे से हो, ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, या अगर उसके बच्चों की कस्टडी है तो उनको वो उसकी देखभाल कर सके, उनकी एजुकेशन में देखभाल कर सके और एक लाइफ को एक रीजनेबल लाइफ जी सके। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं और जो गाइडलाइंस सेट की हैं, क्राइटेरिया सेट किया है, वो यही है कि एक तो स्टेटस ऑफ पार्टीज़, मतलब जो पार्टीज़ का स्टेटस था कि वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितने हैं, वाइफ एजुकेटेड है कि नहीं है, मतलब जो एप्लीकेंट है प्रोफेशनली क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्या एप्लीकेंट की कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है,
इनकम इतनी सफिशिएंट है कि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके जो उसका मैट्रिमोनियल होम में था। क्या एप्लीकेंट शादी से पहले एम्प्लॉयड थी, मतलब कहीं काम करती थी या जॉब करती थी? क्या शादी के बाद वो जॉब कर रही थी या कर रही है? इन सब को देख ये सब आएगा कि स्टेटस ऑफ पार्टीज़ का क्या था। उसके बाद फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड की एक्चुअल इनकम क्या है और रीज़नेबल एक्सपेंसेस क्या है, वो अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं फैमिली मेम्बर्स अदर, जैसे उसके पेरेंट्स या और कोई फैमिली मेम्बर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। इन सब को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी ड्यूटी सिर्फ वाइफ ही नहीं, उसके पेरेंट्स और जो भी डिपेंडेंट अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उसके टूवर्ड्स भी है। उसकी अदर लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं हस्बैंड की, वो सबको कोर्ट को कंसिडर करना है क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस देते समय कि मेंटेनेंस जो है गुजारा भत्ता उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिलेशनशिप इनका ख़त्म हुआ, एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट का जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो वाइफ एजुकेटेड है और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट से, जो अगर एम्प्लॉयमेंट में है या जॉब कर रही है, तो क्या वो अपना खर्चा निकाल पा रही है, अपने बच्चों को ध्यान रख पा रही है? और अगर किसी केस में वाइफ वर्किंग भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड उसको खर्चा नहीं देगा। हस्बैंड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास लायबिलिटी ज़्यादा है और वाइफ जी के पास जो एक्सपेंसेस हैं जो वो कर रही है जॉब, वो सफिशिएंट इनफ है कि वो अपना, और अगर बच्चे उसकी कस्टडी में है तो उनका वो ध्यान रख पा रही हैं। और अगर बच्चे हस्बैंड की कस्टडी में है तो वो ये भी साबित करेगा कि मेरे पास और भी लायबिलिटी है, बच्चों की लायबिलिटी भी है, और कोई और फैमिली मेम्बर जो उस पर डिपेंडेंट हो तो उसकी भी लायबिलिटी है। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी ये फैक्टर्स हैं इन सब को कंसिडर किया जाएगा जब ऑर्डर पास करेगी उस पर। तो सिर्फ वाइफ के कह देने से या हस्बैंड के कह देने से ही नहीं मानेगा, पूरे जितना भी है वो सब देखेंगे। और अगर बच्चे वाइफ के साथ हैं तो उनका लिविंग एक्सपेंसेस, फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, इन सब को भी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आता है कि ये ऑर्डर लागू कब से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेट जो रहेगी मेंटेनेंस की वो तब से रहेगी जब से एप्लीकेशन फाइल की गई है, ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न दूर ना हो। कोई केस तो कभी लंबा भी जा सकता है, पेंडिंग काफ़ी टाइम के लिए पेंडिंग रह सकता है, तो जो एप्लीकेंट है उसको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जब से उसने एप्लीकेशन फाइल की तब से वो एलिजिबल हो जाएगी कि हस्बैंड जो है या रिस्पोंडेंट जो है उसको मेंटेनेंस पे करे। अब इसके बाद जो आखिरी दिक्कत आती थी वो आती थी इन्फोर्समेंट की। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं और जो डायरेक्शंस दिए हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इशू है वो यही है एप्लीकेंट्स के लिए कि ऑर्डर की इन्फोर्समेंट। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि वो जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो वैसे ही इन्फोर्स हो सकता है जैसे कि एक सिविल डिक्री रहती है, मनी डिक्री रहती है। और अगर डिफ़ॉल्ट अगर विलफुल है उसी केस में वो स्ट्राइक ऑफ करें। और लेकिन अगर ये साबित होता है कि वो जानबूझ के मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है, वाइफ और जो अनएम्प्लॉयड वाइफ है या डिपेंडेंट वाइफ है और माइनर चिल्ड्रन है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी उसके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकती है कोर्ट। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत बढ़िया जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, सारी कन्फ्यूजन को दूर किया है और जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए एक सिंपल बनाया है ताकि मेंटेनेंस में देरी ना हो, या फिर कोई अगर बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो भी एक हस्बैंड के ऊपर, जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है उसके ऊपर भी कोई बोझ ना पड़े। मैं 10 सितंबर 2022 को एक नई वीडियो उसमें रिलीज़ करूँगा। उस वीडियो में बताऊँगा कि जो मेंटेनेंस है, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 125 ऑफ CRPC और मेंटेनेंस प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उनके अंदर कैसे कैसे मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।